So students, now we're going to discuss about polycystic ovarian syndrome. This is very important. What is another name of PCOS? Another name is, it is also called as Steen-Leventhal syndrome. It is called as what? Steen-Leventhal syndrome. So, this PCOS, generally it is a acquired endocrinopathy. So, it is what? It is acquired endocrinopathy which is characterized by ovarian dysfunction. Characterized by ovarian dysfunction. Okay, because of this ovarian dysfunction, what is gonna happen? This ovarian dysfunction will leads to what? Leads to primary, secondary, or you can say oligomenorrhea. Oligomenorrhea. अब आपके पास एक फीमेल आएगी, बोलेगी डॉक्टर साहब मुझे इतने टाइम से पीरियड्स नहीं हुए, लाइक मे बी 3 months, मे बी 6 months से उसको पीरियड्स नहीं हुए, या वो ये बोलेगी कि ब्लीडिंग तो हुई है बट बहुत कम ब्लीडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज ओलिगोमेनोरिया. सो दिस विल हैपन इन दिस केस. नाउ मेनली इसमें क्या होगा? मेनली इसमें जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, वो प्रॉपरली प्रोजेस्टेरॉन नहीं बना पाएगा. मेनली व्हाट इज हैपनिंग हियर? देयर इज अ प्रिवेंशन, mainly because of this syndrome, this endocrinopathy, there is a prevention of formation of corpus luteum. और आपको पता है corpus luteum क्या बनाएगा? This will form progesterone. ज़्यादातर प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा ये, इससे 85 to 75% ये प्रोजेस्टेरॉन बनाता है. लाइक बाकी रिमेनिंग परसेंट इट ऑल्सो फॉर्म ईस्ट्रोजन. ओके, अब जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, बिकॉज कॉर्पस ल्यूटियम ही नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, तो क्या होगा? जो ईस्ट्रोजन है उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है एंडोमेट्रियम पे. और आपको पता है ईस्ट्रोजन क्या कराता है? दिस विल डू एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन. अब प्रोजेस्टेरॉन तो है नहीं जो कि ईस्ट्रोजन के एक्शन को अपोज करेगा, तो क्या होगा? एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन कंटिन्यू होती रहेगी. जब एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन होती रहेगी तो क्या हो जाएगा? दिस विल लीड्स टू एंडोमेट्रियल hyperplasia and eventually this can leads to what? Endometrial cancer. This leads to endometrial cancer. Got it? Now, what is the most common age of PCOS? So, most common age group जो कि involved है, that is 15 to 25 years of age, and it is also a most common cause of anovulation. तो अगर आपसे कोई पूछे एनोवुलेशन का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो व्हाट इज योर आंसर? PCOS is the most common cause. Now we'll discuss about the pathogenesis. अब ये होता कैसे और क्या क्या मैकेनिज्म है इसका. सो मेनली यहाँ पे क्या होगा? देयर इज अ म्यूटेशन ऑफ जीन, और वो कौन सा जीन है? CYP21 जीन. इस जीन की हो जाएगी म्यूटेशन. नाउ हियर दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन कि PCOS में कौन से जीन की म्यूटेशन होती है, तो यू नीड टू नो दैट इज CYP21 जीन. अब इसमें मेनली होगा क्या? देयर विल बी इंसुलिन
रेजिस्टेंस। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो क्या होगा? सेल इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो ग्लूकोज सेल के अंदर जा पाएगा नहीं, ऑब्वियसली। सो देयर विल बी हाइपर ग्लाइसीमिया। एंड इंसुलिन की भी तो रेजिस्टेंस है, स्टिल इंसुलिन है बट रेजिस्टेंस है, तो इंसुलिन भी ज़्यादा होगा। हाइपरग्लाइसीमिया प्लस हाइपर इंसुलिमिया इन द ब्लड। अब इन दोनों की वजह से क्या होगा? देयर विल बी ऑल्टर्ड बॉडी फंक्शंस। अब सारे बॉडी फंक्शंस अगर ऑल्टर हो जाएंगे तो ऑब्वियसली लिवर भी इन्वॉल्व होगा। तो बेसिकली जो लिवर का मेन फंक्शन क्या है? लिवर सारे प्रोटीन्स बनाता है, ठीक है। अभी लिवर का फंक्शन भी क्या हो गया? खराब हो गया। जब लिवर का फंक्शन खराब हुआ तो अभी क्या होगा? प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। एंड यू नो, जो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स है, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स, वो भी कहाँ से बनती है? दैट विल ऑल्सो फॉर्म इन लिवर। अभी अगर लिवर ही प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो ये बन पाएंगे नहीं, देयर लेवल विल बी डिक्रीज। Because of this decreased level of sex hormone binding globulins, what is gonna happen? जो एंड्रोजन्स हैं अब वो किसके साथ बाइंड करेंगे? क्योंकि प्रोटीन्स तो है नहीं उनके बाइंडिंग के लिए, तो इवेंचुअली उनका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। सो देयर इज अ इंक्रीज लेवल ऑफ फ्री एंड्रोजन्स। एंड यू नो, ये एंड्रोजन्स क्या करेंगे? This androgen will form estrone. They will form estrone by the process called as aromatization. Aromatization से क्या होगा? एंड्रोजन से ईस्ट्रोन बन जाएंगे ज़्यादा। अब आपको पता है ईस्ट्रोन के 2 फंक्शंस हैं। क्या? फर्स्ट, ये नेगेटिव फीडबैक देता है FSH को, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन को कम करेगा। एंड सेकेंड, इट विल हैव पॉजिटिव फीडबैक ऑन LH। अब अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक जा रहा है तो क्या होगा? क्या फॉलिकल मैच्योर हो पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। सो the size of follicle will not be appropriate for fertilization. Normally जो size होना चाहिए follicle का fertilization के लिए, that is 14 to 20 हम मान के चलते हैं, grossly बता रही हूँ। बट यहाँ पे FSH का लेवल बहुत कम है या है ही नहीं, तो क्या होगा? जो follicles है वो properly grow नहीं कर पाएंगे, तो उनका size छोटा रहेगा। So the size of follicle here is what? That is mainly 2 to 9 mm. अब अगर उनका साइज कम है यहाँ पे तो वो प्रॉपरली वो फर्टिलाइजेशन के लिए अप्रोप्रिएट ही नहीं है, तो इसीलिए ये फीमेल में इनफर्टिलिटी भी कॉज करता है, ठीक है। सेकेंडली, यहाँ पे जो नंबर है फॉलिकल्स का वो क्या होगा? ज़्यादा होगा नॉर्मल की कंपैरेटिवली। सो देयर विल बी मोर देन 12 इन नंबर, ओके। अब अगर LH को पॉजिटिव फीडबैक गया तो उसकी वजह से क्या होगा? बिकॉज ऑफ दैट LH जब ज़्यादा होगा तो दिस विल लीड्स टू स्टिमुलेशन ऑफ थीका सेल। थीका सेल जब स्टिमुलेट हुए तो दे विल सिक्रीट एंड्रोजन्स। फिर से एंड्रोजन्स बनने लग गए। पहले तो लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा था, तो जो एंड्रोजन्स थे वो फ्रीली घूम रहे थे और फर्दर वो एंड्रोजन एस्ट्रोन बना रहे थे। अब यहाँ पे क्या है? यही एस्ट्रोन जाके LH को स्टिमुलेट कर रहा है, वो LH थीका को कर रहा है एंड फर्दर दैट थीका अगेन प्रोड्यूस एंड्रोजन, ठीक है। अब इस एंड्रोजन से फिर एरोमेटाइजेशन होगी
एंड ईस्ट्रोन बनेगा, ठीक है, ईस्ट्रोन अगेन फॉर्म। ओके, तो अगर आपसे कोई पूछे पीसीओएस कैसी स्टेज है, तो योर आंसर मस्ट बी इट इज हाइपर एंड्रोजेनिक एंड हाइपर ईस्ट्रोजेनिक स्टेट। सो इट इज हाइपर एंड्रोजेनिक प्लस हाइपर एस्ट्रोजेनिक stage. Got it? So this you need to know. Okay? Now see, अब क्या होगा, ये फीमेल आपकी क्लिनिक में कैसे प्रेजेंट करेगी? So what are the symptoms? What are the symptoms? First, जनरली जिन फीमेल्स में पीसीओएस होता है ना, उनकी टेंडेंसी बढ़ जाती है टुवर्ड्स ओबेसिटी। सो देयर टेंडेंसी इंक्रीजेस टुवर्ड ओबेसिटी। सो ये फीमेल क्या होंगी? ओबीस होंगी। क्यों ओबीस होंगी? सी, हमने क्या बोला, इन फीमेल में हाइपर इंसुलिनिया है। क्या है? हाइपर इंसुलिनिया। क्यों हुआ हाइपर इंसुलिनिया? बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस। हाइपर इंसुलिनिया है। अब ये जब इंसुलिन ज़्यादा होगा ना, तो इंसुलिन के दो फंक्शंस होते हैं जो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट फंक्शन इज, ये इंसुलिन क्या कराएगा? लिपोलिसिस को कम करवाएगा। सो देयर विल बी डिक्रीज लिपोलाइसिस, मतलब फैट का जो ब्रेकडाउन है वो कम हो जाएगा। सेकेंडली व्हाट इट इज गोना डू इज देयर विल बी इंक्रीज ऑफ एडिपोजेनेसिस, मतलब फैट ज़्यादा बनेगी। सो एडिपोजेनेसिस विल हैपन। सो टू थिंग्स, क्या? फैट का ब्रेकडाउन कम हो गया बट फैट की सिंथेसिस बढ़ गई, तो जिसकी वजह से क्या होगी? ये फीमेल ओबीस होगी। सेकेंडली देयर विल बी एक्नी। ये फीमेल बोलेगी कि मेरे को एकदम से डॉक्टर एक्नी हो गए हैं, फेस पे इसके बाल भी आ जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? हिरोसिटिज्म। हिरोसिटिज्म विल बी देयर। ओके, और क्या होगा इसमें? देयर विल बी एंड्रोजेनिक एलोपेसिया, ठीक है, एंड्रोजेनिक एलोपेसिया। एक्ने, हिरोसिटिज्म और एंड्रोजेनिक एलोपेसिया, दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ एंड्रोजेंस, इंक्रीज एंड्रोजेंस। ओके, फोर्थ इज दिस फीमेल कंप्लेन ऑफ व्हाट? ओलिगोमेनोरिया, or you can say amenorrhea, that is complete absence of menses, ठीक है, amenorrhea, ठीक है। And we already said PCOS is a most common cause of anovulation, और उसका मैकेनिज्म भी मैंने बता दिया। तो it is also most common cause of infertility। तो इन फीमेल में मेन कंप्लेन क्या होगी? ये क्यों आएंगे आपके पास क्लिनिक में? बिकॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। नाउ इफ दे आस्क यू इन जनरल, अगर वो आपसे पूछे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनोवुलेशन, हेरोसिटिज्म और एलिगोमेनोरिया, सो योर आंसर मस्ट बी व्हाट? PCOS। जस्ट रिमेंबर इट। ओके, नाउ we'll discuss about the long term complication. What are the long term complication? ठीक है, लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन में फर्स्ट क्या आएगा? दैट इज देयर विल बी डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्यों हुई? इंसुलिन की वजह से।
इंसुलिन रेजिस्टेंस आ गई जिसकी वजह से ज़्यादा ग्लूकोज लेवल हो गया ब्लड में, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस मेनली टाइप 2 हो जाती है इनमें, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ कोरोनरी और सेरिब्रल स्ट्रोक. देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ कोरोनरी एंड सेरिब्रल स्ट्रोक. अब ये स्ट्रोक क्यों होगी? सी, जब एंड्रोजन ज़्यादा होंगे ना, व्हेन देयर विल बी मोर एंड्रोजन्स, तो क्या होगा, ये एंड्रोजन्स की वजह से LDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा बनेगा और HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसकी सिंथेसिस कम हो जाती है. बिकॉज ऑफ दिस डीअरेंज्ड लिपिड प्रोफाइल, इसकी वजह से क्या होगा, देयर इज अ मोर चांसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस. देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, ओके. जिसकी वजह से ये जो जब ज़्यादा प्लेग वगैरह फॉर्म होगी तो दैट कैन लीड्स टू स्ट्रोक, यू नो. सो देयर विल बी मोर चांसेस ऑफ कोरोनरी एंड सेरिब्रल स्ट्रोक. थर्ड थिंग जो यहाँ पे होगी, दैट इज व्हाट, दैट इज देयर विल बी एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. इवेंचुअली इनमें हाइपरप्लेजिया होना शुरू हो जाएगा. हमने बताया क्यों होगा, बिकॉज ऑफ अनअपोज्ड एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन. सेकेंडली उसके बाद क्या होगा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इवेंचुअली लीड्स टू व्हाट, एंडोमेट्रियल कैंसर. सो इट कैन लीड्स टू कैंसर, एंडोमेट्रियम. और इवन आपको पता है कि ब्रेस्ट पे भी अगर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर ज़्यादा हो और ईस्ट्रोजन का ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो उस रिसेप्टर्स पे, तो इट कैन लीड्स टू ब्रेस्ट कैंसर एज वेल. कैंसर एंडोमेट्रियम, कैंसर ऑफ ब्रेस्ट एंड ओवरीज एज. सो याद रखना है. व्हाट इज द नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इन दिस फीमेल? अदर इज there will be metabolic X syndrome. Metabolic X syndrome. What is this syndrome? Actually, it is a cluster of conditions that generally occur together and they mainly increases the risk of heart diseases or cerebral strokes or diabetes type 2. ठीक है? Next thing, there will be increased chances of what? Sleep apnea syndrome. There will be more chances of sleep apnea syndrome. It will also leads to what? It will also leads to one more condition called as non-alcoholic steatohepatitis. ठीक है, बिकॉज लिवर का फंक्शन भी तो ऑल्टर्ड हुआ जिसकी वजह से ये चीज़ हो सकती. एंड ऑब्वियसली देयर विल बी साइकेट्रिक इश्यूज एज वेल. देयर विल बी साइकेट्रिक डिस्टर्बेंसेस. गॉट इट? सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस दैट यू गोना सी लेटली इन केस ऑफ फीमेल जिसको PCOS है. अब हम बात करेंगे इस सिंड्रोम के डायग्नोसिस. हाउ यू गोना डायग्नोस दिस कंडीशन? सो फॉर द डायग्नोसिस देयर इज वन क्राइटेरिया कॉल्ड एज रॉटरडैम्स क्राइटेरिया. व्हाट इज द नेम? रॉटरडैम्स क्राइटेरिया. अब रॉटरडैम्स क्राइटेरिया में क्या क्या पॉइंट्स हैं हम वो डिस्कस करेंगे. बेसिकली इसमें 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं. वो पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट पॉइंट इज देयर विल बी मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें? सेकेंड इज देयर विल बी क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ इंक्रीज एंड्रोजन्स. क्लिनिकल जैसे कि ये फीमेल में एक्नी होगा, बहुत फेस पे बाल होंगे, या फिर देयर विल बी द केस ऑफ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया.
और बायोकेमिकल जब आप प्रोफाइल करोगे तो एंड्रोजन्स के लेवल जो हैं वो फ्री एंड्रोजन्स बड़े होंगे. सो देयर इज क्लिनिकल और बायोकेमिकल एविडेंस ऑफ इंक्रीज एंड्रोजन्स. ठीक है. थर्ड थिंग इस क्राइटेरिया में जो इंक्लूडेड है, थर्ड पॉइंट, दैट इज अल्ट्रासाउंड फीचर्स. यूएसजी पे कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी इन केस ऑफ पीसीओएस. अब वो क्या क्या पॉइंट्स हैं? फर्स्ट पॉइंट जो है इसमें याद रखना है आपने अल्ट्रासाउंड पे, दैट इज देयर विल बी द साइज ऑफ फॉलिकल क्या होगा? दैट विल बी स्मॉल. साइज ऑफ फॉलिकल is 2 to 9 mm. Secondly, the number of follicles, obviously that will be increased, mainly more than or equal to 12. Okay. And third thing that you're gonna see on ultrasound is volume of ovary. जब आप ओवरी का वॉल्यूम देखोगे या साइज देखोगे, that will be also increased, that is more than 10 cc हो जाएगा. Now see, this is all the points that comes under Rotterdam's criteria. अगर इनमें से if 2 points are present out of 3, then the diagnosis of PCOS is confirmed. Okay. अब कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है कि अल्ट्रासाउंड पे जनरली हमें एक अपीयरेंस देखने को मिलती है पीसीओएस की, दैट इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस और नेकलेस अपीयरेंस. ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर कि दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रॉटरडैम्स क्राइटेरिया. दैट स्ट्रिंग ऑफ पर्ल अपीयरेंस एंड नेकलेस अपीयरेंस इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्हाट? रॉटरडैम्स क्राइटेरिया. ठीक है. अब सी, फॉर एग्जाम्पल, अ फीमेल कम्स टू योर क्लिनिक. ठीक है. और उसकी कंप्लेन क्या है? वो बोल रही है डॉक्टर मुझे पीरियड्स बहुत कम हो रहे, बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है. सो मीन्स क्या है? उसको ओलिगोमेनोरिया है. उसमें ओलिगोमेनोरिया इज देयर. ठीक है. सेकेंडली एक्ने इज देयर एंड द एज ऑफ पेशेंट इज व्हाट? दैट इज 23 years old. ठीक है. अब जब आपने इस फीमेल में यूएसजी किया तो आपको एक क्लासिकल अपीयरेंस मिला जो कि आपको देखने को मिलता ही है पीसीओएस में, दैट इज व्हाट? नेकलेस अपीयरेंस. तो नाउ व्हाट इज योर मेन डायग्नोसिस? दैट इज पीसीओएस. ठीक है. नाउ सेम ऐसे ही एक फीमेल आपके पास आई, उसमें क्या था? ओलिगोमेनोरिया था. मेनोरिया वॉज प्रेजेंट. एज ऑफ द फीमेल वॉज 23 years old. ठीक है. और उसमें भी एक्नी था. नाउ सी, यहाँ पे वो फीमेल आएगी और आपको ये चीज़ें बोलेगी, बट वो एक और बात बोलेगी, दैट इज डॉक्टर मुझे एकदम से ये सब हो गया. ठीक है. तो वो बोलेगी पिछले साइकिल में सब सही था बट एकदम से मैंने नोटिस किया मेरा फेस भर गया पिंपल से, मुझे पीरियड्स बहुत कम हुए हैं. तो व्हाट इज द डायग्नोसिस? दिस इज सडन ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स. सो इन दिस केस योर डायग्नोसिस इज नॉट PCOS. हियर द डायग्नोसिस इज एंड्रोजन सिक्रीटिंग ओवेरियन ट्यूमर. द डायग्नोसिस इज व्हाट? There is a presence of androgen secreting ovarian tumor. Got it? Now, so यहाँ से आपको ये पता लगा कि जो PCOS है ना, this is what? This is slow process. This is what? Slow process. Whereas androgen secreting tumor में there is a sudden onset. Okay. Now
What things you gonna see in case of androgen secreting ovarian tumor? तो यहाँ पे एंड्रोजन्स का लेवल क्या है, ज़्यादा है. मोर एंड्रोजन्स आर देयर. इवन PCOS में जितने एंड्रोजन है उससे कहीं ज़्यादा एंड्रोजन का लेवल है यहाँ पे. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस यू गोना सी विरलाइजेशन, virilizing cut, repeat. So because of that you gonna see what, virilizing features. Virilizing features में क्या क्या आता है? There is atrophy of breast. फीमेल बोलेगी कि उसके ब्रेस्ट का साइज बिल्कुल कम हो गया है. There is क्लाइटोरोमेगैली, क्लाइटोरिस का साइज बढ़ जाता है. थर्ड, देयर विल बी हॉरोसनेस ऑफ वॉइस, हॉर्स जैसी आवाज हो जाती है. फीमेल्स की जनरली जो वॉइस है लो पिच होती है, बट यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ एंड्रोजन्स उसकी वॉइस का जो पिच है वो क्या हाई लो पिच्ड हो जाए. कट, रिपीट. जनरली जो फीमेल्स की आवाज़ है वो कैसी होती है, तीखी होती है, बट यहाँ पे क्या हो जाएगी, एकदम हॉर्स जैसी हो जाएगी. ठीक है. एंड फोर्थ इज व्हाट, देयर विल बी मैस्कुलिन बॉडी कंटूर. एंड सी, ये सारे फीचर्स क्या है, इरिवर्सिबल है, इसको आप ठीक नहीं कर सकते हो. ठीक है, वंस दे हैपन यू कांट रिवर्सिबल इट. ओके, नाउ सी, आपको पता होना चाहिए ये सारी कंडीशंस में मेनली एंड्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल. सो फर्स्ट यू नीड टू नो कि नॉर्मल लेवल क्या है एंड्रोजन्स का. सो व्हाट इज द नॉर्मल लेवल? नॉर्मल लेवल ऑफ एंड्रोजन is what? That is usually it is less than 17 nanograms per ml. Okay, but in case of PCOS और androgen secreting ovarian tumors में इसका लेवल अलग होगा. PCOS में जो एंड्रोजन का लेवल है वो क्या होगा, 70 to 150 nanograms per ml, whereas in case of androgen secreting ovarian tumor यहाँ पे क्या होगा, there will be more than 200 nanograms per ml. Okay, so these certain levels you need to remember. क्या normal है, क्या PCOS में है, क्या ये androgen secreting ovarian tumors में estrogen का level है. So this is important. Okay, we'll discuss about the biochemical changes. So जब आप इनकी बायोकेमिकल रिपोर्ट देखोगे, बायोकेमिकल चेंजेस, तो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे उस रिपोर्ट में. इस रिपोर्ट में दो थिंग्स होंगी, या तो कुछ चीज़ें बड़ी होंगी या कुछ चीज़ें कम होंगी, इंक्रीज और डिक्रीज. अब क्या क्या चीज़ें इंक्रीज होंगी, यहाँ पे हमने बोला इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा. देयर इज मोर इंसुलिन. अब इंसुलिन ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ जाएगा, तो देयर विल बी इंक्रीज ग्लूकोज लेवल एज वेल. ठीक है. सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन नहीं है तो क्या होगा, फ्री एंड्रोजन्स का लेवल भी बढ़ जाएगा. देयर विल बी इंक्रीज लेवल ऑफ फ्री एंड्रोजन्स. अब एंड्रोजन ज़्यादा है तो क्या बढ़ेगा, ईस्ट्रोन भी बढ़ेगा, ईस्ट्रोन का लेवल भी ज़्यादा होगा. एंड्रोजन ज़्यादा है तो हमने क्या बोला था, एंड्रोजन क्या करेगा, ज़्यादा LDL बनाता है तो LDL का लेवल भी इंक्रीज होगा इसमें. ईस्ट्रोन ज़्यादा था तो क्या होगा इसमें, ज़्यादा LH, बिकॉज LH को पॉजिटिव स्टिमुलस देता है ईस्ट्रोन. एंड इन फ्यू केसेस प्रोलैक्टिन का लेवल भी बड़ा होता है. ठीक है. So in few cases prolactin is also increased. So ये चीज़ें आपने याद रखनी है, बायोकेमिकल रिपोर्ट में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे और क्या बड़े होंगे. नाउ अब डिक्रीज क्या होगा इसमें,
सो सी, अभी फर्स्ट ईस्ट्रोन का नेगेटिव इन्फ्लुएंस था FSH पे, सो FSH का लेवल कम होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से क्या था, ऑल्टर्ड बॉडी फंक्शन था, जिसकी वजह से लिवर का फंक्शन कम हुआ और सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स भी कम होंगे, ठीक है। और क्या कम होगा, HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो भी कम होगा। एंड ऑब्वियसली प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि हमने बोला कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही यहाँ पे, सो प्रोजेस्टेरॉन के लेवल भी क्या होंगे, कम हो जाएंगे। So these are the some biochemical changes that you're gonna see in case of PCOS. Now there is one syndrome called as Heran syndrome. Now there is one more syndrome that you're gonna see here, that is Heran syndrome. Now why I have written it in the different colors? So here this HA, this stands for hyperandrogenism. Hyperandrogenism, ठीक है। This IR here stands for insulin resistance. This stands for insulin resistance, and this AN here, it stands for acanthosis nigricans. नाउ acanthosis nigricans में मेनली कहाँ पे देखने को मिलेगी आपको, अराउंड नेक रीजन, इन द आर्मपिट्स, ठीक है। ब्लैकनिंग हो जाती है मेनली स्किन की, बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस acanthosis nigricans हैपेंस, ओके। तो ये सिंड्रोम आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ PCOS। अब जब आप इस फीमेल की अल्ट्रासाउंड करोगे, दिस इज द USG ऑफ PCOS, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, कैन यू क्लियरली अप्रिशिएट दिस स्मॉल फॉलिकल्स, दीज आर फॉलिकल्स, एंड इस अपीयरेंस को हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल और नेकलेस साइन। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, बिकॉज ये पर्ल्स जैसे लग रहे हैं फॉलिकल्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, और they are also called as necklace sign on USG. So they can ask you question on this, like necklace sign, और ये कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, so answer is PCOS. Now here can you clearly appreciate the thickening of this stroma? There is a theca hyperplasia. This is nothing but theca hyperplasia. So here you're gonna clearly appreciate the theca hyperplasia in the center of the follicle. Now here see, normal levels आपको पता होने चाहिए hormones के. So this E2 is what? This is the estradiol, and E1 is what? Estrone. ऐसे याद रख सकते हो, इधर 1 आ रहा है तो E1, एंड डायोल में डाई आ रहा है तो E2. सी, जो ईस्ट्राडायोल है ना, ये हमारा नॉर्मल हार्मोन होता है, ठीक है। एंड जो ईस्ट्रोन है ना, ये वो हार्मोन है जो कि एंड्रोजन की एरोमेटाइजेशन से बनता है। दिस इज फॉर्म बाय एंड्रोजन एरोमेटाइजेशन, और एस्ट्रोन तो एस्ट्राडायोल इज नॉर्मल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, ठीक है। नॉर्मली जो इनकी रेशियो है वो कितनी होती है, मेनली इनकी रेशियो होती है 2:1. एस्ट्राडायोल टू एस्ट्रोन रेशियो इज 2:1. बट in case of PCOS this ratio changes. This become 1:3, or sometimes it becomes what, 1:2. So 1:3 to 1:2 ये रेशियो हो जाती है estradiol to estradiol in case of PCOS. Now अगर हम बात करें FSH की रेशियो, सो जो FSH to LH रेशियो नॉर्मली कितनी होती है, इट इज 2:1.
ऑब्वियसली FSH ज़्यादा होना चाहिए LH से, बट PCOS में उसका उल्टा हो जाएगा, सेम एज E2:E1, ये क्या हो जाएगी 1:2 और 1:3 इन केस ऑफ PCOS। सो ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे क्वेश्चन करते हैं इस रेशो के बेसिस पे, ठीक है। नाउ हाउ यू गोना treat this female? So now we'll discuss about the treatment. First, you will suggest lifestyle modification to the female. First हम क्या करेंगे, lifestyle modifications. लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मीन्स उसको बोलेंगे कि बाहर का खाना नहीं खाना, फास्ट फूड नहीं खाना, मतलब ज़्यादा ऑयली थिंग्स नहीं खानी है, ठीक है, ये बोल सकते हो। सेकंड, आप उसको डाइट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में भी 2 थिंग्स आती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज द डाइट मैनेजमेंट एंड अदर इज द फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज उसको करने को बोलेंगे ताकि थोड़ा वेट कम करे, तो PCOS को हम मैनेज कर सकें। सो फिजिकल एक्सरसाइजेस एंड डाइट मैनेजमेंट इज मस्ट। अगर इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स to this modification, then you have to add metformin, because इस फीमेल में क्या है, there is more insulin, more hyperglycemia, so उसको मैनेज करना है फर्स्ट हमने, तो हम देंगे इसको we'll give what, metformin, okay, so ये याद रखना है आपने कि metformin दे रहे हैं हम। then सेकेंड थिंग हमें क्या करना है इसमें मैनेजमेंट, सेकेंड हमें जो भी एंड्रोजन के सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है, जो भी एंड्रोजेनिक फीचर है उसको मैनेज करना है। सो टू मैनेज एंड्रोजेनिक फीचर्स व्हाट वी नीड टू डू, हम इसमें इसको देंगे OCPs। व्हाट इज OCPs? They are oral contraceptive pill, या इसमें इसको हम combined oral contraceptive pills भी बोलते हैं। combined कब बोलेंगे? when both the combinations of estrogen and progesterone is present, ठीक है, तो हम इसमें mainly combined OCPs ही दे रहे हैं, ठीक है। तो drug of choice for androgenic features is what? to manage androgenic feature is combined OCPs। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो जस्ट रिमेंबर इट, ठीक है। अब तो OCPs में 2 सॉल्ट्स होते हैं, फर्स्ट इज एथेनिल एस्ट्राडायोल एंड अदर वन इज प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब इथेनिल एस्ट्राडायोल अगर है तो ये क्या करेगा, दिस विल इंक्रीज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन्स, जिसकी वजह से एंड्रोजन का लेवल कम हो जाएगा और ईस्ट्रोजन ऑटोमेटिक, ईस्ट्रोन जो है मेनली वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन मैनेज द एंड्रोजेनिक फीचर्स। सेकेंड, प्रोजेस्ट्रॉन अब क्या करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन विल गिव नेगेटिव फीडबैक टू LH। अब LH को अगर नेगेटिव फीडबैक किया तो क्या होगा, थीका सेल्स स्टिमुलेट नहीं होंगे, एंड्रोजन रिलीज नहीं होगा। सो इन दिस वे ऑल्सो यू आर कंट्रोलिंग द एंड्रोजेनिक फीचर्स। अदर ड्रग दैट यू कैन यूज हियर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एंड्रोजेनिक फीचर इज, व्हाट इज दैट, दैट इज स्पाइरोनोलैक्टोन। स्पाइरोनोलैक्टोन हमें पता है कि हमने पढ़ा भी है कि स्पाइरोनोलैक्टोन मेल्स में क्या करवाता है, इट कॉज गायनेकोमेस्टेशिया। तो अगर आप फीमेल में ये दोगे तो इट विल एनहांस द फेमिनाइन फीचर्स एंड डिक्रीज द मैस्कुलिन फीचर्स, ओके। सो इन दिस वे यू कैन मैनेज द एंड्रोजेनिक फीचर्स इन द फीमेल विद द PCOS। नाउ अब जो अदर सिम्टम्स आ रहे थे, फॉर एग्जाम्पल जैसे इस फीमेल में क्या था, ओलिगो मिनोर,
So how you gonna treat oligomenorrhea? Here you will give progesterone to this female. ठीक है, प्रोजेस्ट्रॉन दोगे कुछ दिनों के लिए एंड देन यू टेल दैट फीमेल टू स्टॉप द प्रोजेस्ट्रॉन. जैसे ही वो प्रोजेस्ट्रॉन स्टॉप करेगी तो क्या होगा, देयर विल बी प्रोजेस्ट्रॉन विड्रॉल ब्लीडिंग. तो प्रॉपर उसको मेंसेस हो जाएंगे. सो देयर विल बी व्हाट हियर यू गोना डू प्रोजेस्टेरॉन withdrawal bleeding in the female. ठीक है, अब ब्लीडिंग होगी उसको एंड आफ्टर दैट व्हाट यू गोना डू, जस्ट फॉलो दिस थेरेपी. प्रोजेस्ट्रॉन के बाद यू विल कंटिन्यू गिविंग OCPs फॉर कॉन्सिक्वेंटली फॉर 3 months. 3 months के लिए आपने उसको फिर OCP पे रखना है. पहले प्रोजेस्ट्रॉन किया, फिर बंद किया, ब्लीडिंग हुआ एंड उसके बाद उसको OCP देना है 3 months के लिए. In this way you can manage the oligomenorrhea. Next thing, how you gonna manage the infertility, because infertility ही main issue होता है in females में. ठीक है, infertility. So how you gonna manage infertility? First, if they ask you what is the drug of choice for infertility, so your answer is what? That is letrozole. You will give letrozole followed by what? Clomiphene citrate. ठीक है, लेट्रोजोल बेस्ट ड्रग है किसके लिए? फॉर द इनफर्टिलिटी. सो इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ. हियर दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन. नाउ ये लेट्रोजोल, this is a first line drug. This is what? This is first line treatment for infertility. Now what is the second line treatment? For example, लेट्रोजोल लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके बाद आप क्या करोगे? You will start with injection of HMG. HMG क्या है? It is human menopausal gonadotrophin. So we will start with HMG injections. HMG stands for human menopausal gonadotrophins. ठीक है, जब आप HMG का इंजेक्शन दोगे तो एक्चुअली HMG में क्या होता है? सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ FSH along with LH. ओके, सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम देंगे. उसके बाद अगर इससे भी कुछ नहीं होता तो सेकेंडली वी गोना डू इज लेप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिलिंग. ओवेरियन ड्रिलिंग, इसमें हम क्या करेंगे? मेनली जो थीकल हाइपरप्लेजिया है उसको भी ट्रीट करेंगे. फॉलोड बाय cauterization of thecal hyperplasia. Correct? Now फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पढ़ लिया, सेकेंड पढ़ लिया. अब व्हाट इज द थर्ड लाइन ट्रीटमेंट? स्टिल उस फीमेल की इनफर्टिलिटी नहीं ठीक हुई तो विल गिव इंजेक्शन ऑफ पल्सेटाइल ग्रोथ हार्मोन. ग्रोथ हार्मोन देंगे हम पल्सेटाइल मैनर में. ठीक है, विल गिव सेटाइल ग्रोथ हार्मोन्स. ठीक है, नाउ सी, ये जो भी हम ओव्यूलेशन के लिए ड्रग्स यूज़ करते हैं, ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स जो हम यूज़ कर रहे हैं टू ट्रीट द इनफर्टिलिटी, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. नाउ व्हाट आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग्स? सो these all can cause what? They can cause hyperstimulation ovarian syndrome.
So these can cause hyperstimulation ovarian syndrome. So mainly hyperstimulation ovarian syndrome की वजह से क्या होगा? This will leads to multi-fetal pregnancy. This will leads to what? Multi-fetal pregnancy. Because बहुत सारे जो follicles हैं वो stimulate हो गए हैं and that will leads to what? Multi-fetal pregnancy. ठीक है? Now अब हम ड्रग्स का ऑर्डर पढ़ेंगे इन विच ऑर्डर द ड्रग्स कॉजेज हाइपर स्टिमुलेशन ओवेरियन सिंड्रोम. सो व्हाट इज द ऑर्डर? मैक्सिमम रिस्क किसके साथ होगा ऑफ HOS? फर्स्ट HMG इज द मेन ड्रग दैट विल कॉज HOS. उसके बाद आता है हमारा क्लोमिफेन citrate and it is followed by what? GnRH. So GnRH के साथ बहुत कम चांसेस हैं फीमेल में HOS होने के. ठीक है? So guys, this is all about PCOS. I hope you like it. So thanks for watching the video.